So, hello everyone, welcome back to Easy Peasy Learn, and this is day 2 of us completing whole science syllabus of class 10th. तो यार आज डे 2 है, हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. इट्स एक्चुअली एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. ठीक है. सो यार एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, सो वी विल कंप्लीट इट इन 2 पार्ट्स. आज एक वीडियो आएगी एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर रात तक कंप्लीट हो गई तो मैं दूसरी वीडियो भी डाल दूंगा. डू नॉट वरी अबाउट इट. एंड इफ नॉट, आपको नेक्स्ट डे पे इसका सेकेंड पार्ट मिल जाएगा. ठीक है. तो यार चलो चालू करते हैं. तो इस पूरे चैप्टर में इतना सब कुछ है पढ़ने को, इतना सब कुछ है पढ़ने को, दैट वो सारी चीज़ें ना एक माइंड मैप में स्टोर करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज आपको याद नहीं रहेगा कि यार कि ये रिएक्शन कहाँ की थी, ये रिएक्शन कहाँ की थी. सो व्हाट आई हैव डन कि मैं तुम लोग के लिए एक माइंड मैप बना के लाया हूँ. ठीक है. सो लेट मी शो यू दैट वंस. ये है पूरा का पूरा माइंड मैप. ठीक है. इस माइंड मैप में क्या है, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि हम चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है. ठीक है. तो इससे अब तुम पूरा रोड मैप दिखा सकते हो. देखो पार्ट 1 में लिखा हुआ है नीचे कि पार्ट 1 में हमारा एम रहेगा. तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ हमारा पार्ट 1 में एम क्या रहेगा कि हम यहाँ से शुरू करें और हम ये वाला पार्ट पूरा कर लें. दिस पार्ट इज फॉर पार्ट 1 जो हम अभी पहले वीडियो शूट कर रहे हैं. एंड देन नेक्स्ट पार्ट विल बी पार्ट 2 जिसमें हम ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे. ठीक है. ऑल्दो दीज पार्ट्स आर रिलेटेड बट ठीक है, कोई बात नहीं. आपको एक दिन मिलेगा, आपको रिवाइज भी करना जरूरी है. ठीक है. सो होपफुली आई ट्राई कि मैं दोनों वीडियोस एक साथ डाल दूं, बट इफ नॉट पॉसिबल देन आपको नेक्स्ट डे तक फर्स्ट वाले पार्ट को रिवाइज करके आना है सेकंड वीडियो देखने से पहले. ठीक है. चलो. सो एक दिन में मैं ओवरलोड ज्यादा करना नहीं चाहता. लेट्स सी कि लेक्चर कितना लंबा होता है. डिपेंडिंग अपॉन दैट विल डिसाइड. ओके. चलो. सो अब स्टार्ट करते हैं यार पार्ट 1. ठीक है. एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आज के पार्ट 1 में, पहले ये देख लो. माइंड में पूरा समझा देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर. ठीक है. एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके एग्जाम्पल देखेंगे और फिर एग्जाम्पल देखने के बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि एसिड को तुम पहचानोगे कैसे, कि मतलब कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज क्या है. ठीक है. एंड देन कम अप बेस. बेस आता है. बेस में तुम देखोगे कि क्या क्या होता है बेस, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखो, इसके एग्जाम्पल्स देखो, ये सब हम करेंगे. ठीक है. आफ्टर वन दिस इज डन, हम चलेंगे इंडिकेटर्स पे. व्हाट आर इंडिकेटर्स, एक ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि तुम्हारा एक माइंड मैप बन जाए दिमाग में कि कैसे जाएगा चैप्टर का फ्लो. ठीक है. इंडिकेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली वो बताते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है. ठीक है. इंडिकेटर्स क्या बताते हैं, वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है, वो कुछ हमको इंडिकेटर्स पढ़ने हैं, वो पढ़ाएंगे. फिर एक आता है ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स. उसी इंडिकेटर्स का एक सेक्शन है. ठीक है. वो मैं समझा दूंगा ऑल फैक्टर क्या अलग होता है ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स में. और फिर हम आज करेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड रिएक्शन ऑफ बेसिस. रिएक्शन ऑफ एसिड में पानी के साथ रिएक्शन होती है. फिर हम उसकी इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिएक्शन देखेंगे, एसिड्स की इलेक्ट्रिसिटी के साथ. एंड देन हम उसकी देखेंगे मेटल के साथ रिएक्शन. एंड देन वंस वी आर डन विद दिस वी विल गो फॉर रिएक्शन विद बेसिस. हम बेसिस के साथ उसकी रिएक्शन देखेंगे. किसकी, बेस की रिएक्शन देखेंगे पानी के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ एंड मेटल्स के साथ. वही 3 केसेस. ठीक है. वही 3 केस यहां भी है, वही 3 केस यहां भी है. डोंट वरी अबाउट इट. देन आती है हमारी एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर वाली रिएक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्या कहते हैं इसको, वेट मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि आप लोग के पास ये आ जाए नोट्स में. ठीक है. एंड डो नॉट वरी, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे. जैसे ये वीडियो अपलोड होती है टेलीग्राम पे इसके नोट्स अपलोड कर दिए जाते हैं साथ में, सो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. देखो तो आज हमारा है इतना करने के बाद, एसिड्स पढ़ने के बाद, बेसिस पढ़ने के बाद, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी रिएक्शंस पढ़ने के बाद हम करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूं यहां पे. ठीक है जी. और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब हम न्यूट्रलाइज कर देना. बेसिकली इसका भी एक ओवरव्यू दे रहा हूं, दिमाग में बैठा लो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब न्यूट्रलाइज हो गई कोई चीज. मतलब समझ रहे हो ना, हम कहते हैं ना कि यार एक एक जगह पे यार इतना इंपैक्ट हो सकता है तो उसे न्यूट्रलाइज कैसे करें. उसे न्यूट्रलाइज करने का मतलब उसका क्या सोल्यूशन निकाले कि वो इंपैक्ट उतना ना पड़े. ठीक है. तो ऐसा ही कुछ समझो, एसिड बेस, एसिड का कुछ अपना इंपैक्ट होगा, बेस का कुछ अपना इंपैक्ट होगा, बट दोनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या दोनों के दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. यस. तो वही रिएक्शन, उसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दोनों का इफेक्ट क्या होता है, कम होता है. और उसके परिणाम स्वरूप आता क्या है हमारे हाथ में, हमारे हाथ में आता है एक सॉल्ट और उसके साथ आता है हमारे साथ एक वाटर. ठीक है. अब ऐसे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के अंदर मल्टीपल न्यूट्रलाइजेशन टाइप के हम देखेंगे, जिसमें मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड की देखेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन देखेंगे, मेटल कार्बोनेट्स की रिएक्शन देखेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की रिएक्शन देखेंगे एसिड्स के साथ. क्लियर हो गई बात. तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन के अंदर इतने सब पार्ट्स हैं. एक मेन ये वाली रिएक्शन है एंड देन उसके अंदर हमारे पास और भी थोड़ी सी रिएक्शंस है, वो हमको देखनी है. ठीक है. 4 टाइप की. सही है. तो आज हम बस इतना ही करेंगे. एसिड को पहचानेंगे, बेस को पहचानेंगे, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स देखेंगे, उनकी रिएक्शंस देखेंगे एंड देन आखिरी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख के आज का डे 1 का हमारा जो पार्ट 1 है वीडियो वो खत्म हो जाएगा. एंड अगर ऐसा लगे कि ज्यादा कंटेंट नहीं हो रहा है एंड अगर मेरी वीडियो आ गई, गो फॉर इट, इसको भी कंप्लीट कर डालो एंड अपना फ्लो मत तोड़ो. ठीक है. ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बस अलग इसलिए रखा है क्योंकि इट्स लाइक अ बिग चंक ऑफ द चैप्टर. ठीक है. 50% इतने में हो जाएगा एंड 50%
इस पार्ट में हमने कवर कर रखा होगा, डू नॉट वरी, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो जी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सब फटाफट एकदम से बढ़िया से, है ना। बी रेडी, गेट अ पेन, गेट अ पेंसिल और पेपर ऑफ कोर्स, ठीक है, उठा लो और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिड्स के बारे में। अब मैं पहले से प्री मेड स्लाइड्स क्यों लेके आया हूं, बिकॉज आई डिडंट वांट, पिछली वाली वीडियो में आई नो कि खुद से लिखने में काफी टाइम लग रहा था एंड उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। आई डिडंट वांट कि आपका एग्जाम्स का टाइम है एंड आई वांट कि हम फटाफट इसको कवर करें, तो मैं थोड़ा सा प्री मेड स्लाइड लाया हूं। डोंट वरी, समझाऊंगा मैं, लिख के मैं ही बताऊंगा, बट आपके लिए कंटेंट पहले से इस पर रहे, मेरे को कंटेंट ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक मटेरियल लेके आया हूं अपने साथ, ठीक है। चलो जी चालू करते हैं। देखो क्या लिखा है, अ सब्सटेंस दैट गिव्स H प्लस आयंस एज द ओनली पॉजिटिव आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। कहने का मतलब एसिड, एसिड को आप कैसे पहचानोगे, एसिड उस सब्सटेंस को कहता हूं मैं कि जब अगर मैं इसको पानी में डाल दूं, किस में डाल दूं, पानी में डाल दूं, वाटर में, H2O में डाल दूं, तो जो पॉजिटिव आयन होता है ना, वो सिर्फ एक पॉजिटिव आयन निकाल सकता है एंड दैट इज व्हाट, H प्लस। वहां पे और कोई पॉजिटिव आयन प्रेजेंट नहीं होगा, दैट इज, फिर आप उसको क्या कहोगे कि भैया वो तो क्या है, हमारा एसिड है। अगर वो कौन सा आयन रिलीज कर रहा है अपने अंदर से, H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, आगे आओ। When dissolved in water, acid dissociates to release hydrogen, मैंने बता दिया, ठीक है। These hydrogen ions make solution acidic। अब देखो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी बाद में भी वीडियो में आएगा, बट आई वांट कि तुमको मैं अभी से बता दूं। कभी भी याद रखना यार, एसिड अपना एसिडिक नेचर, एसिड अपना एसिडिक नेचर, एसिड अपना एसिडिक नेचर सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही दिखाता है। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास ड्राई HCl गैस है, HCl क्या है भैया, आपने एकदम से बोल दिया एसिड, चलो कोई बात नहीं, पहचान लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। मान लो लेट्स से सपोज अभी के लिए कोई एसिड है और एसिड को मैं कह रहा हूं वो ड्राई है, तो याद रखना वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं दिखा सकता है, ठीक है। उसको अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मॉइस्चर लाना पड़ेगा, अपने आप में वेट होना पड़ेगा, ठीक है। चलो नाउ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एसिड, एसिड के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl यानी कि हाइड्रोजन और क्लोराइड को मिला के, हाइड्रोजन क्लोरीन को मिला के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 कैसे बनता है, इसका फटाफट बना के देख लेते हैं एक बार। H का कितना होता है, +1, और SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, 2-, ये इधर गया, ये इधर गया, तो क्या बन गया, H2SO4 बन गया। ये आपका क्या बन गया, हाइड्रोजन, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। क्लियर हो गई बात। फिर आता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं। HNO3 है फॉर्मूला जी, H की कितनी होती है वैलेंसी, +1, और NO3 की कितनी होती है, -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। क्लियर हो गई बात, नाइट्रिक एसिड भी हो गया। फिर आता है CH3COOH, एसिटिक एसिड फाउंड इन विनेगर। हाँ, अब इसमें चैप्टर में कई जगह अभी बहुत सेकंड पार्ट की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि कई नेचुरली ऑकरिंग एसिड होते हैं, कई मैन मेड एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं, उनके सोर्सेज याद रखने हैं, ठीक है। वो डोंट वरी, सेकंड वीडियो में मैं अच्छे से बताऊंगा कैसे याद रखना है, उसकी टेंशन मत लो। अभी के लिए इतना याद रखो कि CH3COOH किस में मिलता है, विनेगर में मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गई, 2-3 एसिड्स को पहचान लिया, ओके जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अच्छा हाँ बाय द वे एक और चीज देखो यहाँ पे, एक और चीज देखो यहाँ पे H2SO4 में से जो भी पॉजिटिव आयन है ही कौन सा इसमें, सिर्फ H प्लस है। देखो ना H2SO4 कैसे बना था, H2SO4 कैसे बना था, H प्लस आयन से लेके बना था, ठीक है। ऐसे ही H मतलब H2SO4 अगर मैं डिसॉल्व कर दूंगा, पानी में डाल दूंगा, अगर वो डिसॉल्व हुआ, अपने आयन्स में ब्रेक हुआ, तो कौन सा आयन देगा, H प्लस आयन्स देगा। ऐसे ही HCl का भी देख लो एक बार, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, इसमें भी H प्लस ही आएगा सिर्फ एज अ पॉजिटिव आयन। तो इसकी डेफिनेशन वेरीफाई हो गई। डेफिनेशन क्या कहती थी कि हमको H प्लस आयन मिलता है, ओनली पॉजिटिव आयन, ओनली पॉजिटिव मतलब एक ही पॉजिटिव आयन मिलेगा पूरे सॉल्यूशन में, दैट इज H प्लस का। क्लियर हो गई बात, तो वो एसिड्स कहलाते हैं। डन है, एसिड्स को पहचान लिया, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। सोर टेस्ट, एसिड्स टेस्ट सोर, फॉर एग्जांपल विनेगर एंड सिट्रस फ्रूट्स, खट्टा खट्टा लगता है, ठीक है। सोर, आपने संतरा खाया होगा, है ना, आपने संतरा खाते हो ना, सिट्रस फ्रूट में काउंट होता है, राइट। और मौसमी हो गया, और नींबू हो गया, लेमन्स, लेमन्स में बहुत ज्यादा सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, सिट्रिक। तो यहां से आप समझ सकते हो कि सोर टेस्ट होता है, मतलब एसिड्स कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। इसका एग्जांपल याद रख लो दिमाग में, लेमन, तो लेमन से आपको याद रहेगा, लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है। और सिट्रिक एसिड की वजह से आपको कैसा लगता है, खट्टा लगता है, और खट्टे को हम क्या बोलते हैं, खट्टा लगता है, खट्टे को हम क्या बोलते हैं, सोर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, लिटमस टेस्ट आगे आएगा, इंडिकेटर्स के अंदर हम पढ़ेंगे, बट अभी समझ लो क्योंकि बाद में हेल्प होगी, ऑफ कोर्स समझना तो है ही। लिटमस टेस्ट, लिटमस क्या होता है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इन ओवरऑल सिचुएशन, ठीक है। लिटमस एक ऐसी चीज है यार जो तुम्हें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है,
ठीक है। और वो कैसे बताता है, अपना कलर चेंज करके बताता है। लिटमस बाय डिफॉल्ट पर्पल रंग का होता है। किस रंग का होता है? पर्पल रंग का होता है लिटमस, ठीक है। एंड ब्लू लिटमस पेपर भी आता है, रेड लिटमस पेपर भी आता है, वो सब आपने देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर्स ने बताया होगा। बट ओरिजिनली लिटमस इज ऑफ पर्पल कलर, ठीक है। और वो अपने आप के कलर को चेंज कर देता है। अगर एसिड में मैं उसको डाल दूं, यहां पे मैं रेड ले लेता हूं, एसिड में अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर डाल दूं अपना, तो टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। मतलब आओ थोड़ा सा इसको डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन पिक्चर्स को ज्यादा अच्छे से याद रखता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने ले लिया, मान लो अपना एक ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, दिस इज माई ब्लू लिटमस पेपर। और फिर मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने इसको एसिड में डुबाया, मान लो इस लेवल तक एसिड में डुबा दिया। इस लेवल तक एसिड में डुबाया तो क्या हुआ, यहां पे जो कलर हो गया वो रेड हो गया इसका। कैसा कलर हो गया? रेड कलर हो गया। गुड, ठीक है, समझ में आया। तो ब्लू लिटमस पेपर खुद को किस में टर्न कर देता है? रेड में। इसको मैंने कैसे याद किया था, मैं बताता हूँ। देखो एसिड क्या लग रहा है, एसिड खबर सुनिए ना कि यार एसिड से जल गए लोग, एसिड से यार ये हो गया वो हो गया, ये त्रासदी हो गई, ठीक है, ये ट्रेजेडी आ गई, ठीक है। तो मैंने याद कैसे कर रखा है, एसिड है खतरनाक चीज, और डेंजर, खतरनाक मतलब डेंजर, और डेंजर का सिंबल कैसा होता है? रेड, रेड से सिंबल होता है ना। तो ऐसे याद रख रखा है मैंने कि लाइक कभी भी लिटमस पेपर क्या होता है? रेड ही होता है। ब्लू लिटमस पेपर रेड में आता है, और अगर रेड लिटमस पेपर पे एसिड छुआ होगा तो रेड रेड ही रहेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो अब क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं एसिड्स के बारे में फटाफट, ठीक है। देखो इसमें से जो भी पॉइंट्स तुम्हें, दिस इज अ रिवीजन लेक्चर, मोर ऑफ अ रिवीजन लेक्चर, ताकि तुम्हें सारे पॉइंट्स मिस ना हो तुमसे, इसलिए मैं लिख के लाया हूं, ठीक है। एसिड्स आर कॉमन इन हाउस होल्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सही बात है, विनेगर में यूज होता है और कई जगह यूज होता है। चाउमीन खाते हो, विनेगर उसमें डलता है, ठीक है। दे आर आइडेंटिफाइड बाय देयर सोर टेस्ट, वही खट्टापन से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड देयर रिएक्शन विद ब्लू लिटमस पेपर, आइडेंटिफाई करा कैसे जाता है? ब्लू लिटमस पेपर को, मान लो तुम्हारे को मैंने एक ग्लास पकड़ा दिया, और ग्लास में कुछ है, तुमको नहीं बताया मैंने क्या है। अब तुम कैसे पता लगाओगे कि वो एसिड है कि बेस है? तुम करोगे क्या, एक ब्लू लिटमस पेपर लेके आओगे और उसमें डुबाओगे। अरे सर ये तो लाल हो गया, और लाल हो गया इसका मतलब क्या हो गया? सर ब्लू लिटमस पेपर अगर लाल हो जाए तो यानी कि वो कौन सा सब्सटेंस होता है? एसिड होता है। परफेक्ट, ठीक है। तो बस आइडेंटिफाई करने के तरीके बता रहा है, या तो तुम उसे अगर जी पे लगाओगे खट्टा खट्टा लगे, दैट इज ऑल्सो एसिड, एंड ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड हो जाए दैट इज ऑल्सो एसिड, ओके। एग्जांपल्स इंक्लूड सब्सटेंसेस लाइक लेमन जूस, मैंने बताया, नींबू का रस, ठीक है, विनेगर, एंड कार बैटरी फ्लूइड, ठीक है। कार बैटरी फ्लूइड भी कैसा होता है? एसिड होता है एक। क्लियर हो गई बात? एसिड को पहचान लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेसिस क्या होते हैं। बेसिस बहुत ही मस्त चीज है, देखो बेसिस, बी से बिटर, मतलब तुरंत याद हो गया इसका स्वाद तुम्हें, ठीक है। लिखा भी हुआ है, देखो कड़वा, क्या लिखा हुआ है? कड़वा। बेसिस कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। बिटर, बी से बेस, बी से बिटर, याद रख लो, ठीक है। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है। देखो बिटर टेस्ट लिखा हुआ है। अच्छा चलो जी, तो उनकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम। सोपी इन टच, अगर छुओगे, अच्छा हाँ एक चीज और, एसिड्स को छूने पे कैसा एक टेक्सचर आता है? रफ टेक्सचर आता है, याद रखना। कैसा टेक्सचर आता है? रफ टेक्सचर आता है। कैसा टेक्सचर आता है? रफ टेक्सचर। मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, दैट्स माय गारंटी, ओके। चलो सोपी इन टच, लेकिन बेसिस कैसे होता है? सोपी इन टच, हल्के हल्के से ना, स्लिपरी स्लिपरी से टचिंग होते हैं, ठीक है। अब बेसिस क्या करते हैं? टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। अब बनाओ फिर से डायग्राम एक फटाफट, ठीक है। ये एक हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, इसको मैंने किस में डुबा दिया? इसको मैंने डुबा दिया बेस में। बेस में डुबाया तो इतना पेपर तुम्हारा क्या हो गया? ब्लू टर्न हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो यानी कि अगर जैसे रेड लिटमस पेपर मैं लिख दे रहा हूं, चलो यहां लिखा हुआ है, रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू, वो ब्लू हो जाएगा। अब मैंने इसे याद कैसे रखें सर कि कौन सा ब्लू होगा, कौन सा पेपर होगा? इसको याद करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, ठीक है। तो चलो मैं इसका एक ट्रिक बता देता हूं फटाफट, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे किस पेपर पे क्या कलर आता है, वो देखते हैं, ठीक है। इंक्रीजेज हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब समझो एसिड्स के केस में क्या हो रहा था? एसिड्स के केस में H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, याद है। एसिड्स का रिलीज करते हैं, H प्लस आयन रिलीज करते हैं। बेसिस जो आयन रिलीज करते हैं वो करते हैं OH आयन, OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। तो कहीं भी किसी भी सॉल्यूशन में अगर OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे प्रेजेंट है किसका प्रेजेंस है? बेस का प्रेजेंस है, ठीक है। याद रखना है चीज। चलो जी कुछ बेसिस देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। बेसिस कौन कौन से हैं हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। अब इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, डू नॉट वरी, आगे आएगा लेक्चर में, ठीक है। इस लेक्चर में नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, मेरे पे वो छोड़ दो उतनी चीजें, ठीक है। तो टेंशन मत लिया करो भाई, आराम आराम से करेंगे, सब हो जाएगा, ठीक है। चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो क्योंकि आयन का नाम क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन,
देखो याद रख लो, इस आयन का नाम क्या है, दिस आयन इज नेम्ड एज हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन मतलब, हाइड्रोक्सिल आयन मतलब ओ एच नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव, ठीक है। आयन है तो उसमें आपको उसकी प्लस या माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, आयन है क्योंकि ये, ठीक है। इसीलिए देखो हाइड्रोक्सिल का ही जब हम उसको कंपाउंड में मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। किसी के भी साथ हाइड्रोक्साइड बना लेता है अपना, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। अब दो तीन इसमें से बना के देख लेते हैं, मान लो एक ये बना लेते हैं, एक ये बना लेते हैं, नहीं ये नहीं, ये बना लेते हैं, और एक चलो हाँ चलो ये भी बना लेते हैं, ठीक है। आओ NaOH बनाते हैं। NaOH कैसे बनता है, Na प्लस आयन आएगा, Na प्लस आयन आया, इस पे 1 चार्ज है, और OH नेगेटिव आया, और इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, इस पे है 1 माइनस का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सर, सीधे बन गया NaOH। डन है, डन सीन, ठीक है। आ जाओ अब बनाते हैं Ca में कौन सा, कैल्शियम का कितना आयन, कैल्शियम की कितनी वैलेंसी होती है 2 प्लस, OH की कितनी वैलेंसी होती है 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस, तो करो मल्टीप्लाई, तो Ca के साथ तो 1 रह गया, और OH के साथ 2 आ गया, तो OH के ऊपर क्या लग गया, O होल ट्वाइस, इसको कहते हैं होल ट्वाइस, मतलब ब्रैकेट के बाहर 2 यानी कि होल ट्वाइस, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं जी फॉर्मूलाज, ठीक है जी, क्लियर हो गया इतनी सी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ जानकारी देख लेते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया बिटर टेस्ट, ठीक है, टेक्सचर फील सोपी व्हेन टच्ड, इफेक्ट्स ऑन लिपिड, ये भी पढ़ा दिया मैंने। इंक्रीजिंग हाइड्रोक्सिल आयन मैंने बताया, हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करता है, वो OH नेगेटिव आयन को क्या करता है, अपने एक्वा सॉल्यूशन में रिलीज कर देता है। जैसे ही किसी भी बेस में मैं क्या मिलाऊंगा, वाटर मिलाऊंगा, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब वाटर मिला देना, उसमें पानी मिला देना, उसका लिक्विड वाटर ऐड कर दो उसमें, तो उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, OH की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। बेसिकली वो अपने अंदर से OH आयंस निकालने लगता है, डिसएसोसिएट होने लगता है, डिसएसोसिएट मतलब टूटने लगता है अपने आयंस में, ठीक है। तो देख लो जैसे लिखा था एक वहां पे MgOH होल ट्वाइस, क्या लिखा था, MgOH होल ट्वाइस लिखा था, ये जब टूटेगा तो दो आयंस देगा, Mg2 प्लस और OH नेगेटिव, OH नेगेटिव दिया तो बस OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, इसका मतलब ये क्या है, एक बेस है MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। आगे इसको पढ़ोगे तो इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। MgOH होल ट्वाइस का एक और नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसमें जब आप बेसिस पढ़ते हो उसके प्रैक्टिकल यूजेस में आता है ये, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कब पिया जाता है, जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, तब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है आपको, ताकि आपकी पेट की जो वो है एसिडिटी है वो कम हो जाए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एंटासिड, एंटासिड, आई एम सॉरी, एंटासिड, ठीक है। एंटासिड मतलब एसिड का एंटी, एसिड का एंटी चीज, ठीक है, एंटासिड हो गया। ओके जी आगे बढ़ते हैं, लिटमस टेस्ट डायग्राम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इंडिकेटर्स पे, ठीक है। अब मान लो तुम्हें नहीं पता कि तुमको मैंने कोई चीज, मान लो यहाँ पे मेरे पास एक वायल है, मान लो लेट से, चलो ठीक है, इमेजिन कर लो एक ग्लास है तुम्हारे पास, ठीक है। एक ग्लास में तुम्हारे पास मैंने कुछ लिक्विड दे दिया तुम्हें, और तुमको मैं कहता हूँ तुम मुझे बताओ कि ये एसिड है कि बेस है। तो सर अब या तो हम उसे टेस्ट करेंगे, बट एसिड और बेस को से टेस्ट कर लेना भी तो अच्छा नहीं है ना, क्योंकि भाई मान लो बहुत ही कंसंट्रेटेड एसिड है, जीभ जल जाएगी, बहुत ही कंसंट्रेटेड बेस है, कुछ और रिएक्शन हो जाए, स्किन के साथ कुछ दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए बनाए गए इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स का काम ही यही है कि आप इंडिकेटर्स को उसमें छुआओ तो इंडिकेटर्स अपना रंग बदलेंगे, और आपको फिर उससे क्या पता चल जाएगा कि इंडिकेटर के रंग नोटिस करोगे आप, और उससे बता दोगे कि ये एसिड है कि बेस है। तो हमको 3-4 कुल पढ़ने हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में चारों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चारों लिख के लाया हूं, मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सबसे पहला इंडिकेटर इज हल्दी, टर्मरिक, टर्मरिक जानते हो, हल्दी, घर में हल्दी है, ठीक है। कभी कोशिश करना, चलो कभी कोशिश क्या करना कि पैंट पे, अपनी स्कूल की वाइट पैंट पे कभी सब्जी गिरी है ना, सब्जी गिरी हो तो सब्जी गिर जाए मान लो अपनी पैंट पे, चलो उसका एग्जांपल बाद में, ठीक है। आओ, टर्मरिक का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है, हमने देखिए भाई हल्दी येलो कलर की होती है, ठीक है। और फिर अगर उसको मैं बेस में मिलाऊंगा तो वो येलो कलर किस में टर्न होता है, रेड हो जाता है, याद रखना, बेस मिलाया तो क्या हो गया, रेड हो गया। और यहीं पे अगर मैंने उसमें अगर उसका एसिड से टच करा दिया तो वो क्या रहेगा, येलो ही रहेगा। इसका एग्जाम्पल सोचो, इस एग्जाम्पल में जो पैंट वाला दे रहा था सोचो, अब देखो तुम्हारे पैंट पे मान लो सब्जी गिर गई, व्हाइट पैंट पे सब्जी गिर गई, अब तुमको ऐसा लग रहा है कि यार इसको धोना पड़ेगा। अब तुमने मम्मी को ला के दिया कि मम्मी इस पैंट पे सब्जी गिर गई, पैंट तो येलो हो गई, आलू की सब्जी बनाई थी मम्मी ने बढ़िया, उसमें हल्दी वल्दी डाल के बढ़िया से बनाई थी, अब तुम्हारी पैंट पे हल्दी लग रखी है, याद रखना हल्दी लग रखी है, और मम्मी ने यूज कर दिया साबुन। अब साबुन कैसा होता है, उसके अंदर होता है बेस, सोप के अंदर बेस होता है, आगे जाके आप पढ़ोगे बेसिस सोप बनाने में भी यूज होते हैं, ठीक है। तो सोप के अंदर क्या है, बेस है। अब बेस को जैसे आंटी ने किस पे, मम्मी ने किस पे रगड़ा, मम्मी ने जैसे रगड़ा पैंट पे, अब पैंट पे है हल्दी,
तो वो जो येलो कलर दिख रहा था अब वो किस क्या टर्न हो जाएगा, रेड में टर्न हो जाएगा, ठीक है, अगर ज़्यादा आप यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। देन आते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का तो मैंने बता दिया। अरे यार भैया बार बार क्यों बता रहे हो एक ही चीज़। बेस हमेशा ब्लू कलर देगा और एसिड्स हमेशा रेड कलर देंगे लिटमस पेपर पे, ठीक है जी। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज भैया नाम याद करना पड़ेगा, डोंट वरी, आई गिव यू गाइस द ट्रिक ऑफ इट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन क्या बोलते हैं इसको, फिनोल्फ्थलीन, फिर से बोलो मेरे साथ, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। ओके जी। मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होता है, गेस करो, ऑरेंज का होता है, ठीक है। ये बेस में देगा येलो एंड एसिड में देगा रेड कलर। फिनोल्फ्थलीन कलरलेस होता है, बेस में देगा पिंक एंड एसिड्स में देगा कोई कलर नहीं रहेगा, मतलब फिनोल्फ्थलीन जैसा है वैसा ही रह जाएगा, कलरलेस, ठीक है जी। समझ में आ गया चारों इंडिकेटर्स। अच्छा जी, वन इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इसमें याद रखनी है वो ये है कि ये दोनों जो हैं आपके, दीज आर काइंड ऑफ नेचुरल आप कह सकते हो, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स। और ये हैं मैन मेड, मैन मेड इंडिकेटर्स, MMI में लिख रहा हूँ, ठीक है, मैन मेड इंडिकेटर्स, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री के हैं, बेसिकली इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। क्लियर हो गई बात, इंडस्ट्रीज हो गया। अब आओ क्वेश्चंस, फटाफट क्वेश्चंस आपको देखते रहना है, सॉल्व करते रहना है, एंड पूरे लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आई वांट कि आप सबके आंसर 1 2 3 4 करके मेरे को पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन में भरोगे, ठीक है, ठीक है। एंड जिस भी क्वेश्चन में डाउट है लेट मी नो, हम इसका अलग से एक सीरीज भी बनाएंगे, डू नॉट वरी। इसलिए मैं क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूं क्योंकि हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे रिगार्डिंग PYQs एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एवरी चैप्टर, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो। इसलिए मैं यहां पे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं ताकि आप ट्राई करो, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आए मेक श्योर कि आप पॉज करो और उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। आपको आंसर की डालनी है कॉमेंट सेक्शन में, जिसका सही है आंसर्स आई लाइक द कॉमेंट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4 आओ। अब मैंने क्या कहा था, एक चीज आती है जिसका नाम होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स? सिंपल सी एक चीज है, आपको रीड करनी है बस, आप समझ जाओगे, एक बार में समझ जाओगे। स्मार्ट बच्चे यार, मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं स्मार्ट होते हैं, ठीक है, चिंता नहीं करो, कोई भी तुमको बोले कि तुम स्मार्ट नहीं हो, सुनना नहीं है उसको, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। अपने आप पे भरोसा रखो, बोर्ड्स फाड़ के आएंगे भाई 2026 वाले, टेंशन नहीं लो, ठीक है। आओ, सब्सटेंसेज हुज स्मेल ओडर चेंजेस इन एसिडिक या बेसिक मीडियम। क्या मतलब? मतलब ये कि या तो जब वो एसिड में जाए या वो बेस में जाए अपनी खुशबू को बदल दे, दैट आर नोन एज व्हाट, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। तो देखो जी एग्जांपल, ऑनियन यूज होता है, वेनिला एसेंस यूज होता है, क्लोव ऑयल। एसिड्स में ये सारे अपनी स्मेल को रिटेन करते हैं, मतलब इनकी स्मेल्स को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिस में क्या होता है, ये अपनी स्मेल को खो देते हैं। तो अगर समझो कोई एसिड में तुमने अपना वनीला एसेंस यूज किया और वनीला एसेंस की खुशबू चली गई, तो इसका मतलब वो कौन सा है, अपनी स्मेल लूज कर दिया, यानी कि आपने किस में डाला था वनीला एसेंस को, बेस में डाला है, लेकिन अगर स्मेल आती रही यानी कि किस में डाला हुआ है, एसिड में डाला हुआ है। क्लियर हो गई बात। चलो जी, क्वेश्चन आया, फिर से पॉज करके क्वेश्चन करना है, 4 5 पॉज करो, क्वेश्चन करो, ऑल द बेस्ट, गुड। अब आते हैं बिहेवियर ऑफ एसिड्स इन वाटर। देखो अब हम कहां पे पहुंच गए हैं, एक बार मैं फटाफट दिखा देता हूं हम लोग कहां पे ऑलरेडी आ गए हैं, ठीक है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है यार, अगर समझोगे ना मेरे साथ तो एकदम ऐसे एकदम फ्लो में समझ में आएगा, ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट। अब देखो हमने क्या क्या पार्ट पूरा कर लिया, हमने ये पार्ट पूरा कर लिया, 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 ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब हम आ चुके हैं अपना रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड रिएक्शन ऑफ बेसिस पे। फटाफट इसे पूरा करते हैं, देन चैप्टर, ये वीडियो आपकी खत्म, ठीक है। लेट्स जस्ट गेट कंटिन्यूड, आगे करते हैं कंटिन्यू इसे। किधर है किधर है किधर है, बताओ यार जल्दी बताओ, ये रहे, ठीक है। चलो, बिहेवियर ऑफ एसिड्स इन वाटर। अब तुम खुद सोचो, खुद सोचो, हाँ, मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। एक बात सोचो, अगर एक बहुत ही ज्यादा खराब बच्चों का ग्रुप है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, खराब बच्चों का ग्रुप है, मतलब 4 5 10 लड़कों का ग्रुप है और मतलब वो बहुत ही गंदे हैं, ठीक है, और तुम हो सुधरे हुए। अब तुम उनके ग्रुप में बीच में गए तो तुम पे इन्फ्लुएंस उनका आएगा ना, उनका इन्फ्लुएंस तुम पे आ जाएगा ना, और तुम भी खराब बन जाओगे। मेरी बात समझे, और बहुत ही ज्यादा फास्ट चीज होगी, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगा। क्यों होगा फास्ट रिएक्शन? ये क्योंकि तुम ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहां पे बहुत सारे खराब लोग हैं, तो तुम्हारे पे इन्फ्लुएंस आना इज वेरी वेरी नेचुरल, ठीक है, बहुत ही नेचुरल सी चीज है। तो एसिड्स इन वाटर का भी कुछ ऐसा ही सीन है, ठीक है, समझो। इसी का उल्टा केस सोचो, बहुत सारे अच्छे लोगों के बीच में एक खराब लड़का डाल दो, तो बहुत ही तफरी वाला अगर हुआ कोई, ठीक है, तो हो सकता है वो उसमें से 2 4 को अपने जैसा बना ले, बट सबको नहीं बना पाएगा। एंड एक टाइम के बाद वो भी हार मान जाएगा और वो भी अच्छों वालों की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। डू यू गेट मी? आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। अब इसको एसिड्स एंड वाटर के लैंग्वेज में देखते हैं, ठीक है, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ।
लेट मी टेक अ ब्लैंक पेज, वेट अ सेकेंड गाइज, ऐड पेज, और हमने किया पेज ऐड। आई एम सॉरी अबाउट इट, आई एम रियली सॉरी। मैं DND ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सो बिहेवियर ऑफ एसिड्स इन वाटर, ओके, लेट्स जस्ट डू इट नाउ। मैं तुम्हें समझा रहा था, देखो कहाँ पे पेज ऐड हो गया ये, ठीक है, आ जाओ जी। देखो मैंने जो तुमको एग्जांपल दिया रियल लाइफ वाला कि खराब लोग अच्छे लोग, अच्छे लोग खराब लोग, इसका एग्जांपल देखो कैसे होता है। मान लो एक एसिड लिया मैंने, ठीक है, और या चलो यहाँ पे पूरा एसिड एसिड एसिड, रेड से मैं एसिड को दिखा रहा हूँ, ठीक है, एसिड एसिड एसिड, और मैंने इसमें डाल दिया बीच में एक ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दी। तो मेरे को बताओ किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, क्या ये ड्रॉप सबको ब्लू बना देगी, या फिर ये वाले रेड वाले मिलके इस ड्रॉप को भी रेड बना देंगे, इस ड्रॉप को भी रेड बना देंगे। ऑफ कोर्स ही बात है कि भैया कुछ काम कर नहीं पाएगी एक ड्रॉप ऑफ वाटर, आप अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो एकदम से चढ़ जाएंगे सारे रेड वाले उस पर, क्योंकि यहाँ पे रेड वालों की मेजोरिटी है। अब एक ड्रॉप आए, दो ड्रॉप आए, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी इनको कैसा बना लेंगे, अपने सा बना लेंगे, सिंपल सी बात है। तो दिस इज द केस ऑफ व्हाट, वाटर इन एसिड। मैंने पानी को डाल दिया किसमें, वाटर इन एसिड, वाटर इन एसिड, और ये बहुत ही एकदम भड़ाके से, क्योंकि दो अच्छे बच्चे आएंगे और इनको चेंज करना चाहेंगे तो इनको बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी फास्ट रिएक्शन और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक भी कह सकते हो तुम इसे, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे, ठीक है। मेरी बात समझे, देखो मैं ऐसे लाइफ के एग्जाम्पल से समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है। अब इसका उल्टा सोचो, बहुत सारा वाटर है और बीच में आया एक एसिड का ड्रॉप, बीच में आया एक एसिड का ड्रॉप। अब ये सारे पानी वाले, ये अच्छे लोग इसको घेर लेंगे, अच्छे लोगों ने घेर लिया, अब बेचारा इसके पास कोई और चॉइस ही नहीं बची, ये इसने अपनी सारी की सारी टॉक्सिसिटी, आज की लाइफ में, आज की ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी चल रही है, खैर छोड़ो। तो एसिड ने जो अपनी एसिडिटी है उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज किया, न्यूट्रलाइज किया, न्यूट्रलाइज किया, क्योंकि पानी के पास एसिडिटी है नहीं, और पानी ने उसको क्या बोला कि भाई शांत हो जा, शांत हो जा, ठीक है। तो इसने अपनी एबिलिटी खो दी और एसिड कैसा हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया अंदर आके। मेरी बात समझे, चलो अब बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं, बिहेवियर ऑफ एसिड्स इन वाटर। हमने इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लिया, अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड लिया मैंने, कौन सा एसिड लिया, चलो एसिड्स के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे तो हम करेंगे रेड से काम, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, फॉर्मूला बताया था H2SO4, इसको किस में डाला, पानी में डाला, H2O में डाल दिया, ओके जी। तो इसने कौन से आयंस दिए, याद करो कौन से आयंस देता था, एसिड हमेशा कौन से आयंस देता है पानी में डाल के, H+ आयंस देता है, तो इसने H+ आयंस निकाले और SO4 निकाल दे साथ में, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पानी में डाला तो क्या हुआ, इसने H+ आयन निकाल दिया और अपना एक एनायन भी निकाल दिया, चलो जी। लेकिन वही चीज अगर मैं सोचो ड्राई HCl गैस ऐसा खुद से करेगी क्या, ड्राई HCl ले लिया, मैंने क्या बताया था, हमेशा एक एसिड को अपना एसिडिक नेचर दिखाने के लिए मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर वो गीला नहीं है, अगर उसमें पानी का कंटेंट नहीं है, तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट कभी नहीं होगा। मतलब HCl अगर ड्राई है तो कभी भी अपने आयंस में ब्रेक नहीं होगा, दिस विल नेवर हैपन, ठीक है जी। चलो ओके जी, यहां तक आ गया समझ में। सेम गोज विद नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एंड सेपरेशन ऑफ H आयंस एंड Cl कैन नॉट हैपन विदाउट वाटर। ये जो मैंने पॉइंट अभी बताया देखो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। देखो अब होता क्या है, अब होता क्या है, मान लो मेरे पास HCl था, मैंने इसको डाला H2O में डाला, ठीक है, HCl को मैंने H2 में डाला तो क्या हुआ, पहले ये HCl ब्रेक हुआ H+ प्लस Cl- में, और बगल में जो पानी था वो पानी इसके साथ आ गया, कहता है हेलो, ठीक है। अब पानी ने भी क्या किया, अपने आयंस में ब्रेक किया खुद को, और यहां पे आया H+ एक पानी से और एक आया OH- पानी से, ठीक है। या फिर मान लो चलो पानी को ऐसे रहने दो H2O, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अब ये H2O क्या करता है, ये H2O जाता है इसके पास और ये जाता है इसके पास H+ के पास, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव का नाम है हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम है इसका, हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है कि पानी ने अपना H2O किसको दे दिया, अपना H2O किसको दे दिया, किसका जुड़ गया, H+ के साथ जुड़ गया, तो इसने क्या बना दिया, 3 H हो गए, तो H3 और एक प्लस भी था तो O के ऊपर आ गया प्लस, ठीक है जी, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, तो हाइड्रोनियम आयन बन गया। H+ ऑफ एसिड डज नॉट स्टे अलोन अनलाइक यू पीपल। अब आपको समझ में अगर आ गया है तो आप बहुत समझदार हैं, ठीक है। ये अलोन बिल्कुल नहीं है, इसके पास हमेशा क्या कौन रहता है, H+ के पास, इसके पास आ जाता है H2O, ठीक है, आप लोग की तरह नहीं, ठीक है। H+ ऑफ एसिड कंबाइंस विद H2O, H+ ऑफ एसिड
एसिड का H प्लस था, वो याद रखना, कंबाइंस विद H2 टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, ठीक है जी, ये चीज़ को बार बार लिखा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं क्यों, ठीक है, H प्लस, ठीक है, आ जाओ। अब ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसको देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। कुछ नहीं है, वो बस एक एक्सपेरिमेंट है, किसके ऊपर, मॉइस्चर को टेस्ट करने के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट है, और ऑल्सो प्लस एक लिटमस एक्सपेरिमेंट है कंबाइंड, ठीक है, याद रखना इन दोनों चीज़ों को इस एक्सपेरिमेंट में टेस्ट किया जा रहा है। मैं तुम्हें समझाता हूँ हो क्या रहा है। देखो नीचे क्या है, सोडियम क्लोराइड है, क्या है, NaCl, क्या है, NaCl है। अब इसको ऊपर से मैंने डाला कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4, चलो जी H2SO4 लिख दिया प्लस NaCl, दोनों इधर मिलने लग गए जी। अब मेरे को एक बात बताओ, याद करो, मैं तुम्हें कल पढ़ाया था कि हाइड्रोजन से ऊपर कौन आता है, रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, हाइड्रोजन के ऊपर NaCl आता है कि नहीं आता है, याद करो याद करो याद करो, बिल्कुल आता है। तो NaCl क्या कहेगा SO4 को कि यार एक काम करते हैं यार, तुम्हारा बॉन्ड ना इसके साथ अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो तुम मेरे साथ आ जाओ, ठीक है। तो NaSO4 बन जाएगा और H किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा, तो HCl बन गया प्रोडक्ट में, और Na2SO4 आपका प्रोडक्ट बन गया। तो देखो यहां से यहां पे ये बिफोर है, मतलब जब आप मिक्स कर रहे हो, और ये आफ्टर है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि फिर यहाँ पे ऐसे फ्यूम्स निकली, फ्यूम्स फ्यूम्स फ्यूम्स, और फ्यूम्स को बाहर लिया मैंने, और बाहर लिया, और मैंने बाहर क्या लगाया, एक रेड लिटमस पेपर, सॉरी ब्लू लिटमस पेपर लगाया। ब्लू लिटमस पेपर लगाने पे क्या हुआ, अब याद करो, एसिड्स क्या करते हैं, किसी भी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं। तो अगर ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हुआ, इसका मतलब अंदर से कौन सी गैस निकल रही है, कोई एसिडिक गैस निकल रही है, ठीक है। तो दिस एक्सपेरिमेंट ने कहा था ना कि लिटमस पेपर का टेस्ट भी है, प्रेजेंस ऑफ किसका, देखो ये क्या दिखाता है, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। ये एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है कि HCl गैस कैसे प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। HCl गैस निकाली और यहाँ पे टेस्ट किया, तो देखो रेड हो गया, देख रहे हो यहाँ पे रेड 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 कलर दिख रहा है, ये वाला, ये रेड कलर, ये रेड हो गया। रेड होने का मतलब क्या है, अंदर से कोई एसिडिक गैस बाहर आ रही है। और वो रेड भी क्यों हुआ, क्योंकि वो मॉइस्चर के साथ आ रही है बाहर। अगर वो मॉइस्चर के साथ बाहर ना आए, ड्राई HCl बाहर आए, तो ब्लू का ब्लू रह जाएगा लिटमस पेपर, तब नहीं होगा, ठीक है जी। तो एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं था, छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, इसको एक बार रीड कर लेना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि देखो इन्होंने अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए। आयंस क्या क्या थे, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, और H प्लस और SO4 2 माइनस। तो दो आयंस इसने तोड़े, दो आयंस इसने तोड़े, अपने अपने आयंस इन्होंने एक्सचेंज कर लिए। Na के साथ चला गया SO4 के साथ, H प्लस के साथ चला गया Cl के माइनस के साथ, और ये इन्होंने अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए। कल डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था कि एक्सचेंज ऑफ आयंस इन द बोथ द रिएक्टेंट्स गिव्स टू न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, ठीक है जी। तो ये सब मैंने आपको पढ़ा ही दिया, एक बार इसे रीड कर लें सब लोग, ठीक है। और ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे स्टार पॉइंट है इस पूरे के पूरे स्लाइड का, दिस वन, जो मैंने अपने येलो बॉक्स में बंद किया है, ध्यान से देखो उसे। दिस एक्सप्लेन्स हाउ HCl गैस टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर। सिर्फ मॉइस्चर के प्रेजेंस में ही उसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न किया, शोइंग एसिडिक बिहेवियर। क्योंकि उसमें क्या था, मतलब भैया भैया आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या आपने ये बात समझी कि कोई भी एसिड का H प्लस तभी तक एसिडिक नेचर दिखाएगा जब तक उसके पास क्या है, प्लस उसमें क्या है, H2O है। मेरी बात समझ में आया, यानी कि वो क्या है, H3O पॉजिटिव ही आपको एसिडिक नेचर दिखाता है। अगर ये H प्लस ड्राई है, इसके पास मॉइस्चर नहीं है, तो ये एसिडिक नेचर नहीं दिखा पाएगा। मेरी बात समझे, वेरी गुड, ठीक है। और क्योंकि ये हमेशा H प्लस H2 के साथ बॉन्ड कर ही लेता है, इसलिए हम इसको ऑलमोस्ट क्या लिख देते हैं कि H प्लस लिखो या फिर H3O प्लस लिखो, ये बराबर बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, पॉज करके इसको सॉल्व करो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 पॉज, सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आओ बिहेवियर ऑफ बेसिस इन वाटर, ठीक है। अभी हमने एसिड्स का वाटर में पढ़ा, अब हम बेसिस का वाटर में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिस में क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, एसिड्स कौन से आयंस रिलीज कर रहे थे, H प्लस, ये कौन से करेगा, OH माइनस। सिंपल सी बात है, बेस का हमको पता है, बेस एक ही आयन रिलीज करता है अपने अंदर से, कौन सा नेगेटिव आयन रिलीज करता है, एनायन, OH नेगेटिव। तो जी हाइड्रोक्सिल आयन इसने रिलीज किया, एग्जाम्पल लो जी खुद से, ये इतनी भारी भारी रिएक्शन भैया हमको तो समझ में नहीं आ रही, ऊपर क्या लिखा है, मैं हूँ यहाँ पे, टेंशन नहीं लेने का। NaOH जो है वो ब्रेक डाउन हुआ पानी की प्रेजेंस में, ठीक है। NaOH यहाँ पे देखो सॉलिड ले रखा है, ठीक है, क्योंकि ड्राई है ना, सॉलिड ले रखा है, इसलिए अपनी प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रहा है। अब इसमें हमने इसको पानी में डाला, तो इसने किस किस में ब्रेक किया खुद को, Na प्लस में ब्रेक किया, प्लस OH माइनस में ब्रेक हो गया, खत्म बात, ठीक है। अब इसमें ये मत सोचना कि भैया इसमें भी पानी उसमें जाके जुड़ जाता है क्या, नहीं, यहाँ पे वैसा नहीं होता है। पानी हमेशा H प्लस के साथ जाके कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जिसको हम क्या बोलते थे एसिडिक केस में, हाइड्रोनियम आयन को क्या बोलते हैं, H3O पॉजिटिव, ठीक है। इस केस में ऐसा नहीं होता है, डू नॉट वरी अबाउट इट। यहाँ पे तुम्हें बस इतना सा लिखना है कि यहाँ पे क्या होता है, ये अपने इसमें टूट जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाता है, कौन हमारा
बेस अपना। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, अब हर बेस ऐसा नहीं होता। एवरी बेस मैं लिख दे रहा हूं इज नॉट सोल्यूबल। एवरी बेस इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। हर कोई बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, याद रखना इस बात को। और जो भी बेस वाटर में सोल्यूबल होता है उसको एक नया नाम दिया गया, उसको बोला गया एल्कली। सम बेसिस आर वाटर सोल्यूबल, दीज आर कॉल्ड एल्कलीज। ठीक है, मतलब वो बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं उनको हमने क्या नाम दे दिया, एक अलग कैटेगरी बोल दिया, दे आर एल्कलीज। ओके, एग्जाम्पल NaOH, KOH, NH4OH, वेरी सोल्यूबल, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। ठीक है, आगे जाके आप पढ़ोगे चैप्टर में कि स्ट्रॉन्ग बेसिस कैसे पता करते हैं, वो भी बताऊंगा मैं, डू नॉट वरी। अभी के लिए समझो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब पानी दो, हम तुरंत डिसोसिएट करने को तैयार है। ठीक है, पानी आया नहीं कि हम डिसोसिएट कर गए अपने आयंस में। ये है हमारे वीक बेसिस, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस, या पार्शियली सोल्यूबल। अब पार्शियली मतलब थोड़ा थोड़ा अपना आयंस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्यों? क्योंकि दीज आर वीक बेसिस हैं ये। ओके जी, समझ में आ गया। पानी के साथ तुरंत रिएक्शन करके अपना आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं, ये टाइम लेते हैं और पूरा हो भी नहीं पाते हैं। ठीक है जी, बेस बट नॉट एल्कली। अब ऐसे भी जान लो जो बेस है बट एल्कली नहीं है। एल्कली क्या होते थे? जो पानी में मिक्स हो सकते हैं। अब वो देख लो जो पानी में मिक्स नहीं हो रहे पर बेस हैं वो, मतलब उनके पास OH आयन है। ठीक है, इनके पास देखो OH आयन है, देखो OH आयन है, देखो OH आयन है, बट दीज आर नॉट वाटर सोल्यूबल। याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है कई बार 1 मार्कर में, MCQs में पूछ लेगा कि टिक द करेक्ट वन जिसमें वो एल्कली ना हो लेकिन बेस हो। ठीक है, नॉट वाटर सोल्यूबल। ऑल बेसिस आर नॉट वाटर सोल्यूबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, ABCD लेट मी नो। एंड अब आते हैं जो मैं बात आपसे पहले समझा रहा था। ठीक है, जो पहले समझा रहा था वो स्टूडेंट्स वाला केस। ठीक है, कि अच्छे बच्चे खराब बच्चे, खराब बच्चे के बीच में अच्छा बच्चा, अच्छे बच्चों के बीच में खराब बच्चा। अब उसको हम एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम करेंगे अलग पेन से। ठीक है, मिक्सिंग एसिड एंड वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। क्यों लिखा इसने ऐसा? मिक्सिंग एसिड एंड वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर मैं पानी, एसिड में पानी डालूं तो क्या होगा, एकदम से बूम भड़ाका निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि उन एसिड वालों को एकदम से गुस्सा आएगा कि यार हमारे बीच में अच्छा बच्चा कहाँ से आ गया, है ना। तो एकदम से उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसको मैं ऐसे ही याद रखता हूँ। तो दीज आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। मतलब अगर मैंने वाटर को किस में डाला, वाटर को एसिड में डाला, तो क्या होगा, एक बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगी। इसीलिए क्या कहते हैं हमेशा कि कभी भी पानी को एसिड में मत डालो, एसिड को पानी में डालो ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ताकि वो शांत हो जाए। मेरी बात समझे? विच मीन्स अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड व्हेन द टू आर कंबाइंड। करेक्ट वे टू डाइल्यूट एसिड, सही तरीका क्या है? सही तरीका लिखा हुआ है आपके नीचे, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नेवर द रिवर्स। मतलब हमेशा एसिड को पानी में डालो। लो मैं इसको रेड से मार्क कर दे रहा हूं ताकि तुम लोग को एकदम ध्यान रहे। ठीक है, हमेशा एसिड को पानी में डालो, कभी भी इसका उल्टा मत करो। ठीक है जी, एड एसिड स्लोली टू वाटर, धीरे 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 डालो और उसको घुमाते रहो विद कॉन्स्टेंट स्टरिंग, उसको हल्का हल्का घुमाते रहो ऐसे ऐसे। ठीक है जी, बेस्ट वे। इसके आगे आते हैं, यही लिखा हुआ है, देखो एडिंग एसिड टू वाटर। जब आप एसिड को पानी में घुलाओगे तो वो धीरे धीरे अलाउ करेगा आपके वाटर को क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब करेगा हीट। जो भी आपकी जो हीट है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि तभी भी एसिड, अब देखो ना, है तो खराब ही आदमी ना। एसिड जब अच्छा आदमी वो बीच में जाएगा, यानी कि वाटर के बीच में जाएगा, तो उसे क्या लगेगा, यार ये लोग कितना मुझे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर से भी तो एग्जैजरेशन निकले, मतलब बहुत सारा गुस्सा निकलेगा ना, है ना। अब वो जब निकलेगा तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन पानी, क्योंकि पानी का अमाउंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वो आराम से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, सेफ रखेगा। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, the heat generated may cause mixture to splash resulting in burns और glass breakage due to rapid heating। इतना ज़्यादा तेज हीटिंग होगी कि ग्लास टूट सकता है, इतना ज़्यादा स्प्लैश आ सकता है, बर्न आ सकता है, चेहरा जल सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व करें। एसिड एंड एल्कलीज। अब हम इसको देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में इसका क्या प्रभाव होता है। अब देखो, मैं तुमको इस चीज़ को समझाने के लिए एक चीज़ करता हूँ। पहले एक अपना पेज ऐड करते हैं फटाफट। ठीक है, ऐड पेज, यूनिट डिज़ाइन, और इसे कर लेते हैं इसके पीछे। ठीक है, याद रखना मैं तुम्हें कंडीशन बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट के साथ कोई भी अगर तुम्हें रिलेशन स्टैब्लिश करना है, एसिड का या एल्कलीज का, तो तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। कोई भी सॉल्यूशन अगर तुम्हारे पास है एसिड का या फिर बेस का,
ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी करेगा जब जो सॉल्यूशन है तुम्हारा किसका, या तो एसिड का या फिर बेस का जो सॉल्यूशन है उसके पास क्या हो, आयंस हो। आयंस मतलब कैटायन एनायन, यानी कि आपके एसिड को ब्रेक डाउन होना जरूरी है अपने आयंस में, ठीक है, डिसएसोशिएट होना जरूरी है। अगर वो टूटा नहीं अपने आयंस में तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। एंड सेम गोज फॉर बेस, जो बेस पानी में पहले तो सॉल्यूबल है, ठीक है, पहले वो बेसेस लो जो पानी में सॉल्यूबल हैं, यानी कि एल्कलीज। एल्कलीज भी जब अपने आप के आयंस को तोड़ेंगे, उस आयंस के टूटने के बाद ही उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब आओ इसे पढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्यों करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि एसिड अपने आप को क्या कर लेता है, ब्रेक डाउन कर लेता है, किसमें, अपने आयंस में। H प्लस आयन निकालता है और एक कोई एनायन निकालता है, ठीक है, अपने साथ। इलेक्ट्रिक करंट इन सॉल्यूशंस कैरिड बाय आयंस सब्सटेंसेस डिसोसिएट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल दोस। हाँ, यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें ऐसे एसिड या फिर बेस सॉल्यूशंस, ऐसा समझ लो, ऐसे एसिड या बेस सॉल्यूशन जिनमें अगर आयंस की प्रेजेंस नहीं है तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है जी, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, आ जाओ। एल्कलीज, एसिड्स एंड एल्कलीज इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टिविटी ऑफ एसिड्स, एसिड सॉल्यूशंस HCl H2O4 H2O3 जनरेट आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। मैंने क्या कहा था, जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, देखो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम लिखे हुए हैं, HCl H2SO4 HNO3, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है, जैसे इसमें पानी डालूंगा मैं, पानी डालते ही अपने आयंस में डिसोसिएट, ये तैयार बैठे हैं, हमें पानी मिलने, हम तो बस अपने आप को डिसोसिएट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे डिसोसिएट हुए तो इसमें आयन जनरेशन हो गया, आयन जनरेशन अगर हो गया तो बात खत्म, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। दीज एसिड्स एसोसिएट टू रिलीज H प्लस आयंस, H प्लस आयंस मिल गए, आयंस की जरूरत थी ना, तो H प्लस आयंस आ गए, H3O प्लस बन गया एक्वस में, क्योंकि पानी है ही, पानी में आपने डाला है, तो पानी का H2O एसिड के H प्लस के साथ मिलकर क्या बना दिया, H3O प्लस बना दिया, और वो चला गया किसमें, वो चला गया, और वहां पे नेगेटिव आयंस भी हैं तो वहां पे बिजली कंडक्ट होने लगी, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ दिस आयंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउज द सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स लगा दो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी जनरेट होगी, आयंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट करना अलाउ हो जाएगा। और जैसी आयंस की मूवमेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, मूवमेंट ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज, करंट की डेफिनेशन यही तो होती है कि मूवमेंट ऑफ चार्ज इज करंट, ठीक है। चलो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स डिसोशिएट कंप्लीटली, मैंने तुमको एक बात बता दी थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं एंड आर गुड कंडक्टर्स। क्योंकि देखना, खुद ही सोचो, अगर एसिड्स अच्छे से डिसोशिएट कर जाएंगे, ज्यादा आयंस रहेंगे तो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, हेंस दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। और वहीं पे वीक एसिड्स कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो पाते, पार्शियली हो पाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। मेरी बात समझ में आई? आ जाओ, ठीक है। सेम फॉर कंडक्टिविटी ऑफ बेसिस, बेसिस जितना जल्दी डिसोशिएट करेंगे, OH नेगेटिव जितना जल्दी देंगे उतना जल्दी, और अपने साथ कोई एक कैटायन भी रिलीज करेंगे उतना जल्दी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। एल्कली सच एज NaOH, KOH, MgOH एंड NH4OH, ठीक है। ये चारों के चारों हमारे को, ये बल्कि ये तीन मानो तुम, नहीं ये दो ही मानो, ये है हमारे स्ट्रॉन्ग और ये मीडियम वाले होते हैं। कौन कौन से, MgOH होल्ड वाइज और NH4OH, ये हमारे काइंड ऑफ मीडियम हमारे बेसिस होते हैं, लेकिन ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाएंगे, और कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाने का मतलब प्रॉपरली अपने आयंस में डिसोशिएट हो गए। आयंस में जैसे डिसोशिएट हुए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई, ठीक है। आई एम सॉरी। The formulation of OH minus ions makes alkaline solutions capable of conducting electricity. मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी होगी जब आयंस होंगे, तो जैसे आयंस मिले इलेक्ट्रिसिटी आ गई। द स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टिविटी, अब कंडक्टिविटी, चलो इसको लिख देता हूं तुम लोग को ये चीज इससे याद रह जाएगी हमेशा के लिए। कंडक्टिविटी, येलो इज नॉट विजिबल, वेट इसको मैं थोड़ा सा, कंडक्टिविटी is directly proportional to presence of ions, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, उतना अच्छा गुड कंडक्टर आपका वो सॉल्यूशन, ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। वाइल वीक बेसिस आर ओनली पार्शियली वो अपना डिसोशिएट कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशंस, ऐसे भी सॉल्यूशंस हैं जो कि नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। ग्लूकोज एंड अल्कोहल, जैसे ग्लूकोज एंड अल्कोहल, क्वेश्चन कैसे आता है बताता हूं। Acids dissociate in water and help for conducting electricity, whereas glucose and alcohol cannot. तो explain why.
ये क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में कि ग्लूकोज अल्कोहल नहीं कर पाते जहां पे एसिड्स एंड बेसिस कई कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ऐसा क्यों? तो तुम्हें वहां पे यही बताना है कि एसिड्स और बेसिस जो हैं वो क्या करते हैं, अपने आयंस में डिसोशिएट हो पाते हैं, और जब सॉल्यूशन में आयन रहेंगे तो वो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। लेकिन ग्लूकोज को जब पानी में मिलाते हो और अल्कोहल को जब पानी में मिलाते हैं तो वहां पे कोई किसी टाइप का आयन बनता ही नहीं है। अब अगर आयन ही नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से बनेगी? तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, दीज सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर एज मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल की तरह डिसॉल्व होते हैं, आयंस की तरह नहीं होते, ठीक है। एंड हेंस डू नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस, आयंस में नहीं टूटेंगे, तो बस आयंस में जब नहीं टूटे तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी? सिंस नो चार्ज पार्टिकल, नो चार्ज पार्टिकल का मतलब चार्ज पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज, इन दोनों में से कोई भी नहीं है। ग्लूकोज और अल्कोहल को मिलाया मैंने जब पानी में, इन दोनों में से किसी ने भी ना पॉजिटिव आयन दिया ना नेगेटिव आयन दिया। अब जो दोनों ही नहीं दिए तो वहां आयंस है ही नहीं, तो अपना इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, कैरी कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, द बल्ब विल नॉट लाइट अप इन दीज केसेस, बल्ब नहीं चलेगा क्योंकि बिजली ही नहीं फ्लो करेगी। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, एंड देन हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ बेसिस विद मेटल्स। आई होप ये भी एक टॉपिक हो, एसिड्स एंड मेटल्स, हाँ ठीक है। चलो जी, अब बहुत ही सिंपल है, एक बार एक सांस लेते हैं बढ़िया से, अभी तक जितना पढ़ा एक बार रिकॉल करो, ऑल गुड। चलो जी कंटिन्यू करते हैं देन, ठीक है। जनरल रूल क्या है इसका, जनरल रूल क्या है आओ देखें। मेटल्स को जब मैं डाइल्यूट एसिड में मिलाता हूं तो वो मुझे एक देगा सॉल्ट और उसके साथ निकलेगी हाइड्रोजन गैस, याद रखना। ये एक रिएक्शन याद कर लो, बाकी सारे रिएक्शन बहुत हलवा हो जाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। मेटल्स को मैंने एसिड में मिलाया, क्या मिला, सॉल्ट प्लस H2, क्या मिला, सॉल्ट प्लस H2। आ जाओ जी करते हैं हाइड्रोजन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ओनली मेटल्स दैट आर अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। भैया क्या बोल दिया आपने, तो पूरा रीड कर दिया यार, मजा नहीं आया। लाओ जी तुम्हें समझा देते हैं, ठीक है। ऐड पेज कर दो भाई फटाफट, क्या पेज बच्चों को पढ़ाना है मुझे, ठीक है। देखो क्या होता है, वो क्या कह रहा है, मान लो मैंने कोई एसिड ले लिया HCl, ठीक है। अब याद करो तुम्हारी फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट रिएक्शन Zn प्लस HCl, याद है Zn प्लस HCl, जिंक ग्रेन्यूल्स को HCl में डाल दिया जिंक ग्रेन्यूल्स को, तो क्या होता था, H2 गैस निकलती थी, याद करो H2 गैस का एक टेस्ट होता था पॉप साउंड वाला, चलो वही पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने एक ले लिया डाइल्यूट HCl ले लिया और साथ में ले लिया जिंक मेटल, क्या हुआ। अब मेरे को ये बताओ जिंक ऊपर है या हाइड्रोजन ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, याद आया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अब ये जिंक बोलेगा इससे कि यार तुम ना मेरे साथ आ जाओ, HCl तुमसे थोड़ा कम रिएक्टिव है, मैं थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव हूं, मैं संभालता हूं। तो Zn के साथ Cl चला जाएगा और H2 को जगह नहीं मिलेगी और H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी अलग से, H2 कहेगा मेरे को लात मार दी, ठीक है जी, समझ में आया। चलो अब इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि तुम्हें ये देखना है कि ये जो मेटल तुम बगल में रख रहे हो ये तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए। अगर ये हाइड्रोजन से ऊपर नहीं है तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा ना, तो इसलिए अब मैं तुमको दिखाता हूं रिएक्टिविटी सीरीज। फिर से रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, हमने कल देखी थी, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहती है, सबसे ऊपर है के, सबसे नीचे यहाँ पे है आता है हाइड्रोजन, यानी कि अगर इसके ऊपर का कोई भी मेटल तुम यूज करो, हाइड्रोजन के ऊपर का कोई भी मेटल यूज करो तो रिएक्शन हो जाएगी और क्या बनाएगी, सॉल्ट प्लस H2 बना देगी। लेकिन इसके नीचे का कोई मेटल यूज कर लो तो यहां पे वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात, तो आ जाओ आते हैं फिर से हमारी इस रिएक्शन पे। देखो तो इसमें इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि रिएक्टिविटी सीरीज के कौन से मेटल्स है जो हाइड्रोजन के ऊपर है और कौन से मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन के नीचे हैं। आई एम श्योर दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। ये वाले मेटल देखो, ये वाले मेटल ऊपर वाले जब भी HCl के साथ आएंगे, इसमें से कोई भी मेटल, मान लो मैंने M लिख दिया, तो हमेशा हमेशा वो वाली रिएक्शन होगी, MClX एक्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो डिपेंड करता है वैलेंसी पे, प्लस H2 गैस हमेशा रिलीज होगी ही होगी। लेकिन अगर ये वाले मैंने यूज कर लिए, ठीक है, ये जो नीचे हैं किससे, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से जो नीचे हैं, वो अगर मैंने यूज कर लिए तो वो कभी भी रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वो रिप्लेस ही नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कहेगा भाई तुमसे अच्छा तो मैं ही हूं, मैं ही रह लेता हूं Cl के साथ, और वो Cl उसको छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। चलो ऑल ऑफ दिस इज डन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, जिंक विद हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, दैट इज ZnCl2 बन जाएगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी, प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, H2 गैस रिलीज हुई। और हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट पढ़ाया था कल, याद करो, पॉप साउंड वाला, कि कैंडल को ले जाओ, हाइड्रोजन गैस कहीं से निकल रही है तो वो पॉप साउंड, पॉप 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 करके कैंडल बर्न होगी और एक्सटिंग्विश हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, एल्यूमिनियम के साथ भी सेम रिएक्शन, हाइड्रोजन निकल गया, एंड देन
कम्स कॉपर के साथ H2SO4 जब मैंने मिलाया तो अब देखो क्या लिखा है, दिस रिएक्शन डज नॉट ऑकर, होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो H2SO4 में H है और कॉपर मतलब Cu, रिएक्टिविटी सीरीज पे जाओ, Cu जो है कॉपर के नीचे आता है, और नीचे आने का मतलब क्या है सर, ये रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। Cl बोलेगा कि भाई तेरे से अच्छा तो मैं H के साथ ही सही हूं, ठीक है। तो बस दिस रिएक्शन डज नॉट ऑकर बिकॉज कॉपर इज हाइड्रोजन इज इन द सीरीज, नो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। हाइड्रोजन गैस नहीं होगी प्रोड्यूस क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये हाइड्रोजन गैस का कल मैंने टेस्ट पढ़ाया था, दिस इज एग्जैक्टली भाई, मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग जाके इसे एक बार फिर से इसको एक बार देख लो, पूरे डायग्राम को समझ लो, मैंने कल पढ़ाया था प्रॉपरली, ठीक है। इन द प्रीवियस लेक्चर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के लेक्चर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये वही चीज़ है, पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा भाई वो वीडियो पॉज करे और प्लीज़ यहाँ से पढ़ ले, ठीक है। आ जाए जी, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स, बेसिस में क्या होता है, इसमें भी सेम होता है कि हमने मेटल लिया कोई और इसके साथ कोई मैंने बेस मिलाया तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट के साथ हमारा H2 हो जाएगा। बट ओनली कंडीशन इज कि जो बेस के साथ जो आपका एक थर्ड कंपाउंड होगा, बेस कैसे मान लो KOH है, अब मैं यहाँ पे कोई भी मेटल ले लूँ, सोच लो जिंक ले लिया मैंने, अब मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन हो पाएगी पॉसिबल, खुद ही देख के बताओ। नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि जिंक है सर, जिंक तो पोटेशियम के नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। अब जब पोटेशियम के नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में तो OH इसके पास जाएगा ही क्यों? जाएगा ही नहीं, कहेगा नहीं, लात मार देगा, तुमको भगा देगा और ये अपना रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो ऑलवेज डिपेंड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज, कभी भी ऐसा डिस्प्लेसमेंट का कोई भी केस हो रहा हो तो रिएक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड करो। एंड प्लीज इन हर टाइप की रिएक्शन का एक एक एग्जाम्पल याद रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया है, पॉज इट, डू इट, राइट द आंसर इन द कॉमेंट्स। क्वेश्चन 11, पॉज करो, पॉज करिए, क्वेश्चन करिए, गुड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, फटाफट इसको एक बार मैं बताता हूं क्या होता है, ठीक है। लेट्स गो। ठीक है, आ जाओ जी। नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहती है? न्यूट्रलाइज करना। कैसा, किसको किसको न्यूट्रलाइज करेंगे जी? एक एसिड उठा लो और एक बेस उठा लो, इन दोनों को आपस में मिला दो तो एसिड जिसका मान लो बहुत ही खतरनाक नेचर है किसी फील्ड में, बेस का नेचर किसी फील्ड में और खतरनाक नेचर है, दोनों को मिला दिया, दोनों के दोनों डाल वो हो गए, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया और दोनों शांत हो गए, ठीक है। बना दिया इन्होंने आपस में एक सॉल्ट, ठीक है, दोनों ने मिलकर, और साथ में क्या निकाल दिया? पानी निकाल दिया भाई, ठीक है। दिस इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये हमेशा सेम रहने वाली है, ठीक है। आओ करते हैं जनरल रूल क्या है, ठीक है। एसिड और बेस मिलेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, याद रखना, ठीक है। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैंने मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पहला एग्जांपल आओ जी करते हैं। HCl को किसके साथ मिलाया उसने? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला दिया। अब मुझे बताओ क्या होगा? ये अपने आयंस में टूटेगा, H+Cl नेगेटिव, ये अपने आयंस में टूटेगा, Na+ और OH नेगेटिव। H किसके साथ चला जाएगा? किसके साथ चला जाएगा बताओ? पानी बनाने के लिए किसके पास जाएगा? ये जाएगा OH के पास सीधे, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? H2O बना देंगे, और ये मिलके क्या बना देंगे? मिलके बना देंगे NaCl। तो देखो बन गया ना, एक सॉल्ट बन गया और एक बन गया तुम्हारा वाटर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। ऐसे ही हर केस में होगा, हर केस में ऐसे ही होगा, ठीक है। बी इट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ CaOH मिला दो तब भी यही होगा, एक कैल्शियम सल्फेट का सॉल्ट बन गया, CaSO4 बन गया और साथ में क्या निकल गया? पानी निकल गया। ऐसे ही इसके साथ भी होगा, देखो क्या होगा? एसिटिक एसिड लिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसको मिला दिया, सॉल्ट बन गया और साथ में क्या निकल गया? पानी निकल गया, ठीक है जी। अब याद रहे ये चीज़ें जो लिखी है ना, ये देखो, ये वाली चीज़ देखो, ये मैंने यहाँ पे जो लिखी थी अभी कि H+ किसके साथ जाता है? बेस के OH के साथ। H+ ऑफ एसिड गोज विद किसके साथ? ये किसके साथ चला जाएगा? OH ऑफ बेस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलें जी आगे करते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सही बात है भाई। अब दो अपने अपोजिट नेचर के लोग, दो एकदम अपोजिट नेचर को लोग आएंगे, आपस में साथ में मिलेंगे तो क्या होगा? थोड़ी सी झड़प तो होगी ना, और थोड़ी सी झड़प का मतलब क्या है? थोड़ा सा वहां पे एनर्जी का रिलीज होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी होगा, यानी कि रिलीज ऑफ हीट भी यहाँ पे नेचुरल सी बात है, ठीक है जी।
अब इट इज यूज्ड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहाँ कहाँ यूज होता है ये देखो। इनडाइजेशन ट्रीटमेंट, एंटासिड न्यूट्रलाइजेस एक्सेस स्टमक एसिड, जो मैं बता रहा था, आपके पेट में आपने टाइमली खाना नहीं खाया, एसिड बन गया। अब एसिड को खत्म करने के लिए आप क्या कहते हो, भैया इनो ले आओ, भैया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दो थोड़ा सा। क्यों कहते हो, क्योंकि वो है होता है एक बेस, और आप बेस पियोगे, अंदर एसिड है, और एसिड क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बेस गया एसिड के साथ मिलके वहां पे अंदर बन जाता है सॉल्ट, और पानी निकल जाता है, ठीक है, और आपको पेट में मिल जाती है राहत। आप कहते हो आ हा मजा आ गया भाई, ठीक है। इनो क्या कहता है कि क्या क्या स्लोगन है उनका, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम फॉरगेटिंग अबाउट द स्लोगन उनका, कि इनो पियो राहत मिले, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। आई एम सॉरी। सॉइल ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, दिस इज एग्जाम लेवल का इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी। कभी भी आपने देखा होगा, कई बार बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज करके, बहुत सारे आपको ऐसे आर्टिफिशियल मेथड यूज करके फार्मर्स अपनी लैंड को एसिडिक बना लेते हैं, ठीक है। एसिडिक जब एक बार लैंड बन जाती है तो उस लैंड में कोई भी चीज अच्छे से उग नहीं पाती, कोई भी प्लांट अच्छे से उग नहीं पाता। तो फार्मर क्या करता है, मिल्क आपका लेता है CaO और उसको मिलाता है H2O में, और बना लेता है अपना स्लेक्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस। कल के लेक्चर में पढ़ाया था, चैप्टर 1 के लेक्चर में, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस में, CaOH होल ट्वाइस को हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। क्विक लाइम लिया, उसको वाटर में मिलाया, क्या बना दिया, स्लेक्ड लाइम बना दिया। और स्लेक्ड लाइम को उसने किस में फैला देता है, अपने पूरे खेत में फैला देता है, क्योंकि स्लेक्ड लाइम क्या है, CaOH है। देखो अगर ये आयंस में टूटेगा तो Ca2+ और OH माइनस देगा, OH माइनस देगा, मतलब ये क्या है, बेस है। और एसिडिक खेत में, खेत कैसा है, एसिडिक हो गया है, तो इसने इसमें बेस मिला दिया। बेस जैसे मिलाया तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, खेत में जितनी भी एसिडिटी थी वो खत्म हो जाएगी, और उसकी जो सॉइल है फिर से उपजाऊ हो जाएगी, क्योंकि वहां पे अब क्या हो गया, पानी बन गया और सॉल्ट बन के साइड हो गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। सॉल्ट के ट्रीट करने के लिए यूज होता है, सॉइल की एसिडिसिटी को कम करने के लिए। वेस्ट ट्रीटमेंट इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन, नॉट सो इंपॉर्टेंट, इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट हेडिंग, जिसका नाम है मेटल ऑक्साइड्स प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब मैंने पहले ही क्यों लिख दिया, ताकि तुम लोग के लिए आसान रहे समझना कि असल में इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। समझो बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं, खुद ही से तुम समझ जाओगे, खुद ही से समझ जाओगे। मेरे को बताओ एसिड के साथ मैं ऐसा क्या मिलाऊं कि सॉल्ट और वाटर बने। अभी हमने पढ़ी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या है कि एसिड के साथ अगर मैं ऐसा क्या मिलाऊं कि सॉल्ट एंड वाटर बने, इसका मतलब भैया क्या ये बेस होना चाहिए, क्या ये बेस होना चाहिए भैया, एग्जैक्टली exactly. इसका मतलब क्या है, मेटल के साथ कभी भी ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करके कोई ऑक्साइड बनाता है, इट इज ऑलवेज बेसिक इन नेचर। मेरी बात समझ गए, मेरी बात समझ गए, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। एसिड के साथ अगर मैं मेटल ऑक्साइड बनाऊं तो मेटल ऑक्साइड कैसा काम करता है, इट एक्ट एज अ बेस, वो बेस की तरह काम करता है, क्योंकि रिएक्ट प्रोडक्ट हमेशा क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। सॉल्ट प्लस वाटर बनने का मतलब ही क्या है कि भाई साहब ये तो फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये सब आप एक बार पढ़ो, ठीक है, यहां से आओ। दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन अ बेसिक ऑक्साइड एंड अ एसिड। मतलब बेसिक ऑक्साइड मतलब वही मेटल ऑक्साइड की बात हो रही है। मेटल ऑक्साइड असल में क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं बट बेसिक इन नेचर। और बेसिक कोई भी चीज अगर एसिड से मिलेगी तो बनेगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, द रिएक्टिव एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर शोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। दो नो हाइड्रोक्साइड इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, OH नेगेटिव डायरेक्टली कहीं इन्वॉल्व इस रिएक्शन में नहीं होता है, दैट इज वन पॉइंट टू बी नोटेड। क्योंकि देखो यहाँ पे OH नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो, CuO है, और यहाँ पे HCl है, तो यहाँ पे OH कैसे आता है वो इतना सोचने की तुमको जरूरत नहीं है, बट आता है, ठीक है। इतना समझो कि यहाँ पे डायरेक्टली OH इन्वॉल्व नहीं होता है, बस यहाँ पे क्या होगा, एक सॉल्ट बन जाएगा, CuCl के पास चला जाएगा और CuCl2 बना देगा, और H ये OH लेके कहीं और से एक और H ढूंढ के H2O बना देगा। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, ओके। आगे चलते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर है भैया जी, क्या इसका मतलब वही है जो हम सोच रहे हैं, बिल्कुल सही, इसका मतलब वही है जो तुम सोच रहे हो। क्या है इसका मतलब कि बेस के साथ हम ऐसा क्या मिलाएं कि सॉल्ट और वाटर बन जाए। भाई बेस के साथ हम एसिड मिलाएंगे तभी तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, सही बात है कि नहीं है, ठीक है। तो दिस इज एसिडिक इन नेचर, इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, एक एसिड है अपने नेचर का, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हो सकते हैं, SO2, SO3, CO2, NO2, ठीक है। ये एक मैंने लिया नॉन मेटल ऑक्साइड, दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड, ये कैसा एक्ट कर रहा है, दिस इज एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक इन नेचर एक्ट कर रहा है, और अगर मैं उसको किसी भी बेस से मिला दूंगा तो आप बताओ एसिड और बेस मिलकर हमेशा क्या ही बनाते हैं, आपका बनाते हैं सीधे एक सॉल्ट
ये आपका सॉल्ट बन गया और साथ में क्या दे देते हैं, पानी। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो सेम। ठीक है, आ जाओ जी। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज इन लाइम वाटर टेस्ट टू डिटेक्ट CO2। सही बात है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट CaCO3 कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ CO2। बिल्कुल सही बात। ठीक है जी। अब आ जाओ एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है, ये तो हमने आपको पढ़ा दिया था, चलो इसको फटाफट पूरा करते हैं। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अपना एक लास्ट हेडिंग बचा है आज का, दैट इज एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। क्या मतलब है इसका, एसिड के साथ अगर मैं मेटल कार्बोनेट को मिलाऊं तो देखो प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, सॉल्ट वाटर बन रहा है। इसका मतलब क्या है, सॉल्ट और वाटर अगर बन ही रहा है, इसका मतलब सर फिर से एसिड के साथ बेस मिल रहा है, यानी कि मेटल कार्बोनेट्स आर ऑल्सो व्हाट, दीज आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। मेरी बात समझे, बट इसमें कार्बोनेट और ऐड होने की वजह से एक CO2 और निकल जाता है। कार्बोनेट क्या होता है, CO3 होता है। ठीक है, बट रिएक्शन होने के बाद एक हमारे पास क्या बाहर आता है, एक CO2 और एक्स्ट्रा बाहर आता है। ठीक है, तो रिएक्शन देख लेते हैं। HCl NO2CO3 के साथ हमने मिलाया। ठीक है, देखो ये क्या है, ये है मेटल, Na सोडियम इज मेटल, CO3 क्या है हमारा, कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट को हमने किससे मिलाया, एसिड से मिलाया, तो क्या बन गया, NaCl बन गया। पहले तो Na, देखो यहाँ पे तोड़ के लिख देता हूँ, HCl निकला और Na प्लस था और CO3 2 नेगेटिव था। तो H क्या था, देखो Na किसके साथ आ गया, सॉल्ट बना दिया Cl के साथ, और H2O बाहर आया और CO2 बाहर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखो इतनी सी बात है, समझो। मेटल कार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल कार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एसिड उससे रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर तो बनाएगा ही, लेकिन कार्बोनेट की प्रेजेंस की वजह से वहां पे एक CO2 और ऐड हो जाता है। बाकी रिएक्शन ऐसी की ऐसी सेम है जैसी हमने पीछे करी थी, किसकी, मेटल ऑक्साइड्स वाली जो हमने करी थी एसिड के साथ। ठीक है, चलो जी इसको बैलेंस कर लेना, वो आपका काम हो गया, बात खत्म। ठीक है, एंड द सेम गोज विद कार्बोनेट्स। देखो अभी इधर पढ़ लो, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव एंड बाइकार्बोनेट्स HCO3 नेगेटिव रिएक्ट विद एसिड्स टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब अगर मैं यहां पे एसिड के साथ मेटल बाइकार्बोनेट भी लिख देता ना, बाइकार्बोनेट, तब भी आपकी रिएक्शन सेम होती। तो कभी भी अगर बाइकार्बोनेट लिखा आ जाए मेटल के साथ, मतलब कहने का एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 एक आखिरी में जुड़ जाएगा। ठीक है, इतना तो निकल ही रहा था किसके रिएक्शन में, किसकी रिएक्शन में, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन में। बट यहां पे जब कार्बोनेट जुड़ गया तो एक CO2 और ऐड हो जाता है। देखो कार्बोनेट जुड़ गया तो CO2 और ऐड हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अब CO2 का तुम्हें टेस्ट पता ही है यार, उसको लाइम वाटर से अगर पास करेंगे तो लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है। कल के लेक्चर में मैंने बताया था, इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जिसने नहीं देखा है प्लीज जाके देखो, इट इज अ वेरी नाइस लेक्चर फॉर द होल चैप्टर। बढ़िया से 1 घंटे में कवर हो गया सब कुछ। ये आपका CO2 का टेस्ट है, यहां से भी देख सकते हो, चाहे तो यहां से एक बार रीड कर लो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है। बाकी आई विल रिकमेंड प्लीज गो एंड वॉच द फर्स्ट लेक्चर प्लीज। ठीक है, मिल्की अपीयरेंस जैसी आ जाती है, मिल्की अपीयरेंस जैसी आ जाती है उसमें, तो क्या होता है, CO2 डालने, CO2 अगर मैं CaOH होल ट्वाइस में पास करा दूं तो CaOH होल ट्वाइस मिल्की टर्न हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा पास करा दूं तो वो वापस डिसअपियर भी हो जाता है। ठीक है, वापस अपना कलर वो मिल्की से नॉर्मल हो जाता है, मिल्कीनेस डिसअपियर्स। ये कल चीज़ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, एक्सेस CO2, लेकिन बस पास करने पे याद रखना। ठीक है, प्राइमरीली क्या होता है, लाइम वाटर किस में टर्न होता है, मिल्की में होता है। फिर मिलाते रहो, ऐड करते रहो CO2, ऐड करते रहो CO2, ज़्यादा जैसे ही हो जाएगा एक्सेस तो फिर से अपना मिल्कीनेस खो देगा। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। एंड इसके साथ ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, पॉज करो, इस वाले क्वेश्चन को भी पॉज करो, वेरी गुड। एंड इसके बाद हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस स्टार्ट करेंगे अपने सेकेंड पार्ट में। तो प्लीज अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसे अच्छे से रिवाइज करो, उसे अच्छे से एक बार लिंक करो हर चीज को। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, बेसिस, फिर उसके हम इंडिकेटर्स देखेंगे, फिर हम उनकी स्ट्रेंथ डिसाइड करने वाले इंडिकेटर्स देखेंगे, हम सॉल्ट्स पे जाएंगे, हम उसके आगे बहुत सारी चीजें देखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हम वाला कल जो पार्ट हम करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी, कल इन द सेंस नेक्स्ट वीडियो में जो हम पार्ट करने वाले हैं, एसिड्स एंड बेसिस की स्ट्रेंथ, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन जो कैसे बताते हैं, उनकी कितनी पावर है। फिर हम उसमें देखते हैं कि एवरीडे लाइफ में हमारा क्या काम आता है, ये बताने से कि हम कितना कोई एसिडिक है, कितना क्या बेसिक है, उसका हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम है। सॉल्ट्स का पीएच कैसे डिटरमाइन करते हैं ये देखेंगे, कितने तरह के सॉल्ट्स पढ़ने हैं वो देखेंगे, और आखिरी में हम लोग खत्म करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ। ये हमारा पार्ट 2 का कंटेंट होने वाला है। फॉर नाउ आई होप आप लोग को इस लेक्चर समझ में आया होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन करते रहो यार, 1 महीने बाद बोर्ड्स हैं, मैं यहीं पे बैठा हूँ, डू नॉट वरी अबाउट इट। कमेंट्स को यूज़ करो,
ठीक है, रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम, रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, हमारे पेजेस हैं, मेक श्योर टू फॉलो देम फॉर रेगुलर अपडेट्स। और यस एकदम बोर्ड्स में आग लगा दो यार, कर सकते हो, ठीक है। अभी भी मेरे साथ स्टार्ट करोगे, साइंस एकदम फाड़ देंगे। साइड बाय साइड आशुतोष सर की तुम लोग वीडियोस देख रहे होगे, मैथ्स की वीडियो सर बना रहे हैं और वो रेगुलर बेसिस पे बना रहे हैं, एंड प्लीज़ उनको रेफर करते रहो, एंड वो बहुत ही बेसिक से तुमको उठाएंगे। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, अच्छे से करना, हम लोग यहीं पे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेट्स जस्ट स्टार्ट वर्किंग, ओके। चलो जी, ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। टेक केयर एंड बाय बाय।